हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि प्रक्षेप्य क्या होता है और प्रक्षेप्य गति क्या है, जिसमें किसी भी कण को पृथ्वी से थीटा कोण बनाकर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो फेंका गया जो कण है वो तो कहलाता है प्रक्षेप्य, और जो कण की गति है वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति। और मैंने आपको प्रक्षेप्य गति के कुछ पॉइंट बताए थे कि प्रक्षेप्य की जो गति होती है वो गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन होती है, यानी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। और अपन बात करें कि प्रक्षेप्य गति के दौरान पार्टिकल जो है वो क्षैतिज दिशा में भी दूरी तय करता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति करता है, यानी उसके ऊपर दो घटकों का प्रभाव पड़ता है, एक क्षैतिज घटक का और एक ऊर्ध्वाधर घटक का। और अपने को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आता है तब लगता है, यानी क्षैतिज दिशा में कोई भी पार्टिकल गति करता है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी पूरी गति के दौरान क्षैतिज दिशा में पार्टिकल गति करता है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्षैतिज दिशा की बात कर रहा हूं। और ऊपर से नीचे पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर जी का प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि पार्टिकल ऊपर जाता है तो जी का मान धनात्मक होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है स्मॉल जी, विच हैव वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो जी का मान है वो ऋणात्मक। इसके अपोजिट आप ये भी मान सकते हो कि जी का मान ऊपर से नीचे आता है तो धनात्मक ले आप, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है तो जी का मान पॉजिटिव रहेगा। पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये कंडीशन होती है, पार्टिकल ऊपर जाता है तो जी का मान जो है वो नेगेटिव रहता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ रह गया। और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है तो वहां पर जो जी होता है वो पॉजिटिव होता है। और जी की वैल्यू आपको पता है, छोटी क्लासेज में पढ़ी अपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज अपन बात करेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ का जो समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। और आपको पता होगा कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है, यानी प्रक्षेप्य गति के दौरान पार्टिकल जब गति करता है तो उसका पथ हमेशा परवलयाकार होता है। एक इक्वेशन आएगी जो पैराबोलिक इक्वेशन होगी, यानी परवलय के समीकरण को व्यक्त करेगी। और परवलय का समीकरण क्या होता है, y बराबर बी एक्स प्लस सी एक्स या y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वेयर, इस प्रकार का कुछ समीकरण, जहां पर b और c कॉन्स्टेंट। बाकी बात अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि प्रक्षेप्य गति के दौरान अपन पार्टिकल की दो वेलोसिटी मानेंगे। एक तो अपन जिस वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग u, और कुछ समय बाद में अपनी वेलोसिटी में वो चेंज कर लेता है, उसके बाद में उसका अंतिम वेग मानेंगे v। तो प्रक्षेप्य गति के दौरान कण के दो वेग होंगे, प्रारंभिक वेग u जिस वेग से अपन फेंकते हैं, और अंतिम वेग जब जमीन के ऊपर गिरता है उस टाइम उसका वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग उसका होगा v। ये दो वेलोसिटी अपन क्यों मानते हैं, आपको पता है कि नीचे से ऊपर अपन पार्टिकल को फेंकेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा तो उसका वेग है वो कम होता जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ऊपर से नीचे कोई पार्टिकल आता है तो तेज गति से आता है, इसलिए उसका अंतिम वेग है वो अपन मान लें v। तो अपन मान लें कि माना किसी कण को, जहां पर कण प्रक्षेप्य है, माना किसी कण को प्रारंभिक वेग u से और अंतिम वेग मान लेंगे v। माना किसी कण को प्रारंभिक वेग u से पृथ्वी से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण। और थीटा की वैल्यू आपको पता है प्रक्षेप्य गति के दौरान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहनी चाहिए। तो पृथ्वी से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है। कोई भी कण मान लिया अपन ने, उस कण को प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u से पृथ्वी से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है।
और पार्टिकल यानी इस प्रकार की गति होगी। अपन इसका डायग्राम बनाई। प्रक्षेप्य गति इस प्रकार की होती है। ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये ओरिजिन पॉइंट O होगा, और प्रारंभिक वेग से अपन मान लिया कि इसको u से फेंका जाता है। कुछ समय बाद में इसका जो वेग होगा वो अपन मान लें इसका अंतिम वेग क्या होगा, v होगा। और कितने कोण पर अपन ने फेंका इसको, थीटा कोण पर फेंका है। तो इसका जो पार्टिकल को अपन फेंकते हैं किसी कोण से, तो इस प्रकार से रोटेट करके आता है, प्रक्षेप्य गति करता है वो। और प्रक्षेप्य गति में प्रारंभिक वेग मान लिया u, कुछ समय बाद में कण का वेग हो जाएगा v, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण g नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ आता है तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसके लिए अपन बात करें कि इस प्रारंभिक वेग के दो घटक निकालें। अपने फिजिक्स में अपन दो घटक निकालते हैं। जैसे कोई भी पार्टिकल है वो एक्स वाई समतल में गति करता है और r डिस्टेंस तय करता है और ये एंगल थीटा हो, तो ये इसका होता है क्षैतिज घटक। यानी x बराबर अपन निकालें तो क्या होता है r कोस थीटा। क्षैतिज घटक क्या होता है, x बराबर r कोस थीटा। और ये जो घटक होता है ये होता है y इक्वल्स टू r साइन थीटा। अपन फिजिक्स में दो घटक पढ़ते हैं, एक तो क्षैतिज घटक होता है r कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होता है r साइन थीटा। यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसी प्रकार से इस प्रारंभिक वेग u को घटकों में विभाजित करें अपन, यानी अपन क्या लिखें कि प्रारंभिक वेग u को घटकों में विभाजित करने पर डिवाइडेड इन कंपोनेंट्स, और किसको, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को घटकों में विभाजित करने पर, तो घटक होते हैं दो। इस डायरेक्शन में वेग का घटक होगा ux, इस डायरेक्शन में वेग का घटक क्या होगा uy। तो इस वेग को अपने को प्रारंभिक जो वेग है उसको घटकों में विभाजित करना है। तो प्रारंभिक वेग के जो घटक आएंगे ux बराबर क्या होगा, u, ये बीच में कौन है u कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा uy, ये क्या होगा ये u कोस थीटा, ये u साइन थीटा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहां r होता है तो इसको बोलते हैं r कोस थीटा, इसको बोलते हैं r साइन थीटा। यहां u है की बार तो इसको बोलेंगे u कोस थीटा और इसको बोलेंगे u साइन थीटा। ये इसके अपन ने दोनों घटक निकाल लिए। अब आपको यह बताना है कि प्रक्षेप्य गति गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्या लिखेंगे कि प्रक्षेप्य गति गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g के अंतर्गत होती है। और एक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि गुरुत्वीय त्वरण g का, यानी पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता है यानी क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में पड़ता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, नीचे से ऊपर आएगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि क्षैतिज दिशा में g का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, g का प्रभाव केवल किसमें होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं अपन। पार्टिकल को जमीन के ऊपर अपन क्षैतिज दिशा में लुढ़काएं तो जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पार्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है तो जी का इफेक्ट पड़ता है। यानी ऊपर जाएगा तो जी नेगेटिव होगा, नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव होगा। अपन ये बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ही जी का इफेक्ट पड़ता है, यानी पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान क्षैतिज दिशा में जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जी है वो अपरिवर्तित रहेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जी का इफेक्ट पड़ता है। अब अपने को यह बताना है कि प्रक्षेप्य गति में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी मूव करता है, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी मूव करता है, तो क्षैतिज दिशा में कण ने कितनी दूरी तय की, यानी उसका विस्थापन क्या होगा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय की, ये दूरी निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्षैतिज दिशा में, यानी एक्स डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्षैतिज दिशा में तय किया गया विस्थापन, या इसको अपन बोल दें दूरी। तो क्षैतिज दिशा में जो दूरी है उसको मान लें x, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी दूरी तय करेगा उसको बोल देंगे y। तो x इक्वल्स टू, दूरी निकाल रहे हैं अपन, तो दूरी का जनरल फॉर्मूला लगाएं अपन कि t टाइम के बाद में, अपन ने जैसे ही फेंका पार्टिकल को तो t टाइम बाद में x दिशा में कितनी दूरी तय की, y दिशा में कितनी दूरी तय की। तो इसके मैं बात करूं तो t समय पश्चात, ये लिख सकते हो आप, t समय पश्चात, यानी t समय के बाद में, t समय पश्चात x दिशा में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्षैतिज दिशा में निकाल रहे हैं तो चाल गुणा समय, और चाल भी कौन सी दिशा में लेनी है, क्षैतिज दिशा की निकाल रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में चाल। देखो दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो क्षैतिज दिशा में चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। x दिशा में दूरी निकाल रहे हैं तो x दिशा में चाल आएगी, तो x इक्वल्स टू क्षैतिज दिशा में चाल, क्षैतिज दिशा में चाल है ux, ऊर्ध्वाधर दिशा में चाल है uy। तो क्षैतिज दिशा में जो चाल है वो ux, और इनटू में समय कितना है, t समय बाद, समय t। और ux की वैल्यू है अपने पास, ux बराबर क्या है, u cos थीटा। तो ux की वैल्यू अपन रख सकते हैं, तो यहां से x इक्वल्स टू ux की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, u cos थीटा और इनटू में t। इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट। ये तो जनरल फॉर्मूले से अपन ने x दिशा में तय की गई दूरी निकाल ली। अब y दिशा में तय की गई दूरी अपन जनरल फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूरी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है चाल गुणा समय। अब यहां ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं मैं, कि यहां लिखे ऊर्ध्वाधर दिशा में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, y बराबर ऐसे नहीं लिख सकते, ऊर्ध्वाधर दिशा में चाल इंटू समय। हालांकि दूरी निकालने का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्व त्वरण जी का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी इक्वेशन का यूज करना है जिसमें जी हो। यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा के आप उसकी चाल निकाल सकते हो। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं है, वाई डायरेक्शन के अंदर। अब अपन किस प्रकार का फॉर्मूला काम में लें जिससे दूरी आ जाए और जी का इफेक्ट उसके ऊपर रहे। तो आप लोग याद करो कि गति के 3 समीकरण अपन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। गति के अपने पास 3 समीकरण होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं एक साइड में। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, या फिर v बराबर u प्लस GT या AT लिखो। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as।
ये गति के समीकरण अपन पढ़ते हैं। पहला समीकरण देता है कण का वेग, दूसरा समीकरण देता है कण का विस्थापन, तीसरा समीकरण भी वेग देता है अपने को। तो अपने को ऊर्ध्वाधर दिशा में कण का विस्थापन चाहिए, तो जनरल फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि जनरल फॉर्मूले के अंदर कहीं भी जी नहीं आता, ऊर्ध्वाधर दिशा में जी का इफेक्ट होता है। इसलिए अपन गति के तीनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण का यूज करें। और अपन कंपटीशन के अंदर पढ़ते भी हैं कि गति के जो 3 समीकरण अपने पास होते हैं फिजिक्स के अंदर, गति से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इन तीनों समीकरणों की हेल्प से सोल्व नहीं हो पाए। कोई भी क्वेश्चन को आप, गति का जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहां विस्थापन कौन सा समीकरण देता है? दूसरा समीकरण। तो कण का विस्थापन निकाल, और जिसमें जी भी आएगा, कैसे आएगा? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, यहां पर त्वरण है तो अपना ए की जगह अपन जी का में ले सकते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण का अपन यूज करें तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। तो इसको अपन यहां किस प्रकार से यूज में लें कि यहां हेयर एस क्या है? कण का विस्थापन। अपन वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो कण का विस्थापन क्या आएगा? वाई। एस की जगह क्या काम में लेना है? वाई। टी टाइम की जगह टाइम। ए क्या है? त्वरण। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रभाव पड़ता है तो ए की जगह जी, लेकिन विशेष बात जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऊपर के वाई डायरेक्शन में अपन निकाल रहे हैं तो यानी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो जी कैसा रहता है? नेगेटिव। तो यहां ए इक्वल्स टू माइनस जी। इन दोनों का अपन यहां यूज लें तो क्या आ जाएगा? वाई इक्वल्स टू एस की जगह वाई यू टी, और यू की जगह क्या आएगा? वाई डायरेक्शन में वेग यू वाई, वाई दिशा के अंदर जो वेग होगा यू वाई, समय टी माइनस हाफ। माइनस क्यों आया? कि ए की जगह रखोगे माइनस जी, तो माइनस जी, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं? यू वाई की वैल्यू है अपने पास, यू वाई इक्वल्स टू होता है यू साइन थीटा, और अपन क्या लिख सकते हैं? वाई इक्वल्स टू, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, यू वाई की वैल्यू रख रहा हूं मैं। यू वाई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा, क्योंकि वाई दिशा में वेग यू साइन थीटा, एक्स दिशा में वेग होता है यू कोस थीटा। तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अपन क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 से टी का मान भी रख सकते हैं। समीकरण 1 से टी का मान कितना आएगा? ध्यान से देखो, टी की वैल्यू निकालेंगे तो यू कोस थीटा गुणा में है एक्स के भाग में चला जाएगा, तो टी इक्वल्स टू क्या आएगा? एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ये टी की वैल्यू है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से टी का मान भी रख सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से टी का मान रखने पर, तो टी का मान कितना है? एक्स अपॉन यू कोस थीटा। तो ये वैल्यू रखेंगे तो अपन क्या आएगा? ये वाई इक्वल्स टू यू कोस थीटा, सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन यू कोस थीटा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, यानी इसका स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। इसका स्क्वेयर करेंगे ना तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। यहां यू से यू कैंसिल, साइन बटा कोस हो गया टेन थीटा। तो इसको देखो अपन क्या लिखेंगे कि y इक्वल्स टू ये x साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ये क्या आएगा? g, ऊपर तो क्या आएगा? g, नीचे क्या आएगा? टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बाहर क्या है? एक्स स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन है इसको दे दें अपनी इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन है इसको अपन ध्यान से देखें तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है, और x के अंदर है एक्स स्क्वेयर x इस प्रकार से। तो ये समीकरण एक द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है? एक्स स्क्वेयर में, और वाई स्क्वेयर के अंदर एक घात की समीकरण है।
और इस समीकरण की अपन परवलय के समीकरण से तुलना करें। परवलय का समीकरण आपने 12th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं, इसके बाद में अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखें अपन कि ये समीकरण द्विघात समीकरण, x में द्विघात समीकरण है तथा y में एक घात समीकरण है, और इसकी अपन तुलना करें। चूंकि परवलय का जो समीकरण होता है वो आपको मैं बता देता हूं, परवलय का समीकरण नहीं पढ़ा हो आपने 12th में, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स की बुक है कोऑर्डिनेट, जिसमें परवलय का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक जो होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू होती है bx माइनस cx स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये होती है परवलय की समीकरण मैथमेटिक्स के अंदर। इस समीकरण के इस समीकरण की तुलना करके देखो, b और c क्या है, कांस्टेंट। तो नाउ बाय कंपेयरिंग, तुलना करने पर, और किस किस की तुलना करें, 2 और 3 की। अब देखो तुलना करें तो y की जगह y है, x की जगह x है, b की जगह कौन है, tan थीटा। b इक्वल्स टू कौन है, tan थीटा। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, c की जगह कौन है, c की जगह है g अपॉन 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अपन ने तुलना की तो परवलय के समीकरण में जो कांस्टेंट होते हैं b और c, उनकी जगह क्या आ गया, b की जगह tan थीटा और c की जगह कौन आ गया, g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो समीकरण 2 है ये किसको व्यक्त करती है, एक परवलय को समीकरण को व्यक्त प्रदर्शित करती है। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, इसके बाद में लिखोगे इस प्रकार समीकरण नंबर 2 एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करती है, अतः प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ जो है वो कैसा होता है, परवलयाकार, यानी पैराबोलिक होता है। तो ध्यान रखना है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये जो पैराबोला है, ये इस प्रकार का जो पथ होता है ये क्या होता है, पैराबोला, यानी परवलयाकार। तो ध्यान रखना, प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार का होता है, परवलयाकार होता है। और प्रक्षेप्य गति अपन पढ़ चुके हैं, और प्रक्षेप्य गति में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। और प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट अपन ने किया सबसे पहले कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। उसके बाद में अपन करेंगे कि प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल और प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास, ये सारे पॉइंट एक एक करके अपन निकालेंगे। तो इस हिसाब से अपने को ये सारे पॉइंट एक एक करके निकालने हैं। और प्रक्षेप्य के पथ का जो समीकरण है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। अपने को बता दिया कि परवलयाकार होता है, लेकिन इसको इस इक्वेशन तक आपको सोल्व करना है।